तो मैं आपका खितेश और आज मैं आपको केमिस्ट्री 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये 10th क्लास में भी आते हैं पर शुरुआत होती है इसका 9th क्लास से। वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरा कोड है CKN। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले कंटेंट, क्या हम चीज़ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। ये दोनों एक पार्ट में जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें हम ऐसे दो डाल्टन्स के एटॉमिक जो प्रोस्टुएट होते हैं उनको खोज निकालेंगे जिनसे ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले दो लॉज बने हैं। तो तीसरे में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स अबाउट एटम्स। भाई एटम्स तो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एटम्स है, एटम है, केमिस्ट्री में एटम है। तो ये एटम क्या होता है और इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट सब हम कॉन्सेप्ट अबाउट एटम्स में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, ये आपके लिए नया टॉपिक है। एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये तो आप 6th क्लास से जानते हैं कि एलिमेंट्स का क्या सिंबल है, क्या है। उसके बाद हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, नया है आयन्स एंड वैलेंसीज। अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा होगा तो वो आयन्स के बारे में थोड़ा जानता होगा, पर वैलेंसी इज़ द टोटली न्यू टॉपिक। और 7th में पढ़ने वाले हैं एटॉमिसिटी। ये भी क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक्चुअली 11th क्लास का कोर्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। पर आपके NCERT बुक में थोड़ा सा दिया है, इसीलिए हम इसे विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर है मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद पूरा टोटली नया टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट को केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टोटल 5 लॉज होते हैं, पर उनमें से हम 9th क्लास में 2 ही लॉज पढ़ने वाले हैं। पर मैं आपको वो 5 लॉज का जो नाम है वो आपको बता दूंगा। पहला वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर लिखा है वो वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा वाला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसमें इतना ध्यान मत दीजिएगा। तो और तीसरा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और द 5th एंड लास्ट लॉ होता है गेल-लिकस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये होता है उसका 5 लॉ, और इसमें से हम 2 सिंपल लॉज, बाकी तीनों से जो सबसे इजी लॉज होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड लॉज होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज। तो पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ेंगे कि इसे किसने प्रपोज किया था, इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मतलब जैसे नहीं होता कि मैथ में थ्योरम 6.1 या थ्योरम 5.1, वो थ्योरम को हम डिफाइन करते हैं, वैसे ही इस लॉ का डिफिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज क्या होता है, इस लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे क्वेश्चन वाइज। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट से। इसमें लिखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सही है भाई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी changed but cannot be created nor be destroyed. This statement was given by Antony Lavoisier. ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो टॉपिक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बनाया था?
एंटोनी एल लवोशियर, तो उन्होंने इसे प्रपोज किया था। और ये क्या कहता है, मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसे हम और एक अच्छे कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि 11th क्लास में आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट है इससे। 11th क्लास में स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, द मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वो इक्वल होता है, नाइदर भी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता कि क्रिएट भी नहीं होता है, इक्वल रहता है। तो पहले हम इसका क्वेश्चन वाइज वेरिफिकेशन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.6 ग्राम ऑफ HCl reacted with 5.4 gram of NaOH and the products are 4.8 gram of NaCl and 3.2 gram of water. वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने अभी मैंने आपको बताया कि मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लिख देते हैं वो रिएक्शन के बारे में। HCl प्लस NaOH इज इक्वल्स टू NaOH प्लस H2O। वो जो एरो मार्क थोड़ा नीचे आ गया है, आप उसे नीचे मत लिखिएगा, उसके HCl प्लस NaOH एरो मार्क NaOH NaCl प्लस H2O ऐसे लिखिएगा। उसके बाद हम करते हैं मास ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 2.6 ग्राम और मास ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 5.4 ग्राम। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मास ऑफ, ये जो मास जितने भी रिएक्टेंट के केमिकल्स हैं उनका मास लिख रहे हैं और उनको हम अभी ऐड करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू mass of HCl plus mass of NaOH, that is 2.6 gram plus 5.4 gram, that is equals to 8 gram। तो उसके बाद अगर हमने रिएक्टेंट का टोटल मास निकाल दिया तो हमें प्रोडक्ट का भी टोटल मास निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या है, NaCl और H2O। NaCl है 4.8 ग्राम ऑफ NaCl एंड H2O है 3.2 ग्राम। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नाउ मास ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 4.8 ग्राम और मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 3.2 ग्राम। अब भाई हमने इन दोनों का प्रोडक्ट का जो जितना भी केमिकल्स है उनका तो मास लिख दिया, पर हम अभी तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है ना, तो हम ऐड करने जा रहे हैं इन दोनों को। तो मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 4.8 plus 3.2 gram, that is equals to 8.0 ग्राम। तो देखिए हमें रिएक्टेंट का भी मिला 8.0 ग्राम और प्रोडक्ट का भी मिला 8.0 ग्राम। एज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 8.0 ग्राम है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 8.0 ग्राम है। तो दोनों का मास तो इक्वल रह गया ना, रिएक्टेंट का भी मास इक्वल है, प्रोडक्ट का भी मास इक्वल है। और ये वाला स्टेटमेंट किस लॉ के अंडर आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। तो हम नेक्स्ट चलेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है ये थोड़ा मैंने एक ही लिखा है, बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। इसमें आपके जो बुक में इसका 3 ठो दिया है, तो आप जिसको भी लेना है ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टेक द X and Y as barium chloride sodium sulfate. Prepare separately a 5% of solution of any one of the pair of these listed under X and Y in the water. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solutions do not get mixed. Put a cork on the flask. Weigh the flask in its content carefully. Now tilt and swirl the flask so that the solution of X and Y get mixed. Weigh again, the mass does not change. Or we can say that
mass has neither been created nor been destroyed, hence the law of conservation of mass is verified। ये तो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, पर इसका मीनिंग मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर में एक फ्लास्क दिया है, कोनिकल फ्लास्क। उस कोनिकल फ्लास्क में हम जो एक्स एंड वाई, जो एक्स में है बैरियम क्लोराइड और वाई में है सोडियम सल्फेट, उन दोनों में से कोई एक को कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे और एक को जो इग्निशन ट्यूब, जो ट्यूब होता है स्मॉल स्मॉल, जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, उसमें हम कोई एक्स और वाई में से कोई एक को डालेंगे। तो उन दोनों को डालने के बाद हम इसे जो इग्निशन ट्यूब को एक थ्रेड से टाई करके बाहर रख देंगे और कॉर्क को दबा देंगे। हमने कॉर्क को क्यों जो माउथ पे क्यों दबाया है, इसीलिए ताकि अगर कोई भी रिएक्शन हो तो गैस लिबरेट आउट नहीं हो, ताकि वो जो मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रॉपरली वेरिफिकेशन हो जाए। तो हम पहले इस ऐसे एक एक्सपेरिमेंटल वे में रखेंगे, उसके बाद उसका वेट मापेंगे, उन दोनों का वेट कितना होता है वो मापेंगे। जितना भी होगा, अगर हम उसे थोड़ा श्रिल करेंगे, टिल्ट करेंगे, या उस जो इग्निशन ट्यूब को कोनिकल फ्लास्क के केमिकल में ढाल देंगे, तो उसका मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मास क्रिएट भी नहीं हुआ है कि डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, मास सेम टू सेम है। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इससे वो वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।